हेलो फ्रेंड्स। तो अब आप 11वीं क्लास में आ गए हो। इसका मतलब कुछ दिन बाद आप वोट भी डालने जाओगे। पर आपके मन में अभी ये बार बार ख्याल आ रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस, ऊपर से आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कल आप वोट डालने गए और आपको यही नहीं पता है कि प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है। तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं पता होगा तो आप उसको जज कैसे करोगे कि वो काम अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आप जज नहीं कर पाए तो आप सही इंसान को वोट कैसे दोगे। ऐसे में तो देश का डेवलपमेंट हो ही चुका। और ऊपर से एक बहुत पुरानी बात है कि इंसान का शोषण इसलिए नहीं होता है कि उसको अधिकार दिए नहीं जाते। इंसान का शोषण इसलिए होता है कि उसको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो इसका मतलब आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए तभी आपको, ताकि आपका कोई शोषण ना कर सके। तो ये रीज़न है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए। बाकी आपकी बुक में जो डिफिनेशन दी हो वो आप देख लीजिएगा। सो वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो लगभग 300 BC के आसपास ग्रीस में एक लड़का रहता था। उस लड़के को राजा कैसे काम करता है, राजा क्या काम करता है, और जो राजा डिसीजन ले रहा है लोगों के लिए, उसका लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता था। वो पूरे राज्य में घूमा करता था पूरा पूरा दिन, और बस अपना नोटिस किया करता था कि राजा क्या काम कर रहा है और लोग क्या सोचते हैं राजा के बारे में, ये सब चीज़ें। उस लड़के का नाम था अरस्तु या एरिस्टोटल, आप जो भी बोलना चाहे बोलें। बाद में अरस्तु ने जो भी चीज़ें नोटिस की उसने एक बुक में लिख दिया। उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स। और लगभग यहीं से माना जाता है कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हुई है जो आज हम पढ़ रहे हैं। पर एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कि इससे पहले पॉलिटिक्स नहीं थी? क्या इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में कोई बात नहीं करता था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हज़ारों साल पहले अगर आप इंडिया में देखो तो चाणक्य थे, कौटिल्य बोल लो, आप उनको चाणक्य बोल लो। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी जो कि राजनीति का पूरा 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 निचोड़ माना जाता है। इसके अलावा मनुस्मृति है, उसमें आपको राजनीति के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो राजनीति तो बहुत पहले से था, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस बहुत ही पहले से मौजूद था पूरी दुनिया में। लेकिन जो आज आप अपनी बुक में पढ़ रहे हो जो भी थ्योरीज वगैरह, वो उसकी शुरुआत हम मान सकते हैं कि अरस्तु के टाइम से ही हुई है। बाद में धीरे धीरे इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए और उन लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि राजा को कैसा काम करना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बोलने लगे। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस की यहाँ से शुरुआत होती है। और ग्रीस में उस टाइम सिटी या स्टेट को पॉलिस कहा जाता था, इसीलिए आज हम इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये लोग सिर्फ दो बातों पर फोकस करते थे, एक तो स्टेट और दूसरा गवर्नमेंट। ये लोग यही बात करते थे कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए, और जो उनके प्रॉब्लम और इश्यूज होते थे उसके बारे में ये लोग डिस्कस करते थे। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। 1945 में वर्ल्ड वॉर हो गया। आप जानते हो कि वर्ल्ड वॉर में कितनी बड़ी तबाही हुई थी। अब लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया गया कि क्या स्टेट और गवर्नमेंट बस इतना ही काम करेगा, क्या उसके अंडर में इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद के जो थिंकर्स आए वो अब ये सोचने लगे कि नहीं नहीं नहीं, इतना तो नहीं हो सकता है कि स्टेट और गवर्नमेंट को ही पॉलिटिकल साइंस में रखा जाए। इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आ गई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिया इसमें, जैसे फंक्शन क्या होते हैं और लॉज कैसे काम करता है, लोगों पे इफ़ेक्ट क्या होता है जो सरकार कानून बनाती है, और इसके साथ जो वेलफेयर हमारे काम होते हैं वो सब क्या था। उन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो यहाँ से दो तरह के हम लोग व्यूज़ देखते हैं, एक तो ट्रेडिशनल व्यूज़ है, एक तो मॉडर्न व्यूज़ है। ट्रेडिशनल व्यूज़ जो होते हैं उसको तब बोलते हैं 1945 के पहले वाले जितने भी लोग थे, जो लोग ये मानते थे कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट को रखा जाएगा और यही बात की जाएगी कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, राजा को कैसे नियम मानने चाहिए, राजा को क्या काम करना चाहिए। तो ट्रेडिशनल व्यू है। उसके बाद मॉडर्न व्यू में उनको रखा गया जो ये मानते थे कि नहीं, जो स्टेट और गवर्नमेंट ही नहीं आता पॉलिटिकल साइंस में, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती। फंक्शन क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं, वेलफेयर जो हमारे काम होते हैं, वो सब पॉलिटिकल साइंस के अंडर में रखा जाएगा। तो उनको बोलते हैं मॉडर्न व्यू। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। तो इसमें हमारे जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे ये मानते थे कि पॉलिटिकल साइंस एक सोर्स है, एक साइंस है ये स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में जानने का। उनका मानना था कि जो हमारे जो पॉलिटिक्स होती है ये आर्ट है और साइंस है। आप खुद सोचो कि अगर कोई नेता है उसको बोलना अच्छा नहीं आता, भले वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन अगर उसको बोलना अच्छा नहीं आता तो क्या उसको कोई वोट देगा? तो एक तरह से आर्ट भी है, साथ में एक साइंस भी है। पॉलिटिक्स होती है एक साइंस भी होती है, कैसे काम करना है, हर तरह के एक फैक्ट होता है उसके हिसाब से काम किया जाता है, तो एक साइंस भी है। तो पॉलिटिकल साइंस एक सोर्स है ये जानने का स्टेट और गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या काम करती है।
लेकिन जो हमारे मॉडर्न थिंकर्स हैं ये तो बिल्कुल मानते ही नहीं, ये कहते हैं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस एक ही है। तो इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस अलग अलग चीज़ें हैं। इन्होंने कहा पॉलिटिक्स के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पावर से रिलेटेड हो, यानी जो भी चीज़ है अगर पॉलिटिक्स से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका रिलेशन है तो पॉलिटिक्स के अंडर में आएगा, और पॉलिटिकल साइंस भी वही ही है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस के अंडर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पॉलिटिक्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट है, स्टेट का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज़, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो लॉज बना रही वो इंसानों के लिए बना रही, एक स्टेट है उसके अंडर में जितनी भी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं, ये रिलेटेड है उससे, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के अंडर में आती है। अब आप सोचोगे कि लोग क्यों आ रहे हैं इसके अंडर में जो पॉलिटिक्स से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो अब आप सोचो, वोटिंग हो रही है, वोट में कुछ लोग वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग नहीं डाल रहे हैं, तो जो वोट डाल रहे हैं उनकी गिनती इसमें आएगी कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है। पर जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनकी गिनती भी तो उसमें आएगी ना, कि इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोग एक स्टेट के अंडर में पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होते हैं और वो सभी पॉलिटिकल साइंस के अंडर में आते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के नेचर का। तो नेचर में हमारे दो ग्रुप बढ़ जाते हैं, एक ग्रुप ये मानता है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है और दूसरा ग्रुप ये मानता है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं आर्ट है। खासकर हमारे जो ट्रेडिशनल थिंकर थे 1945 के पहले वाले, वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं आर्ट है। इसके लिए उन्होंने कई सारे रीज़न बताए। पहला रीज़न तो यही है कि जो साइंस होता है उसके लिए एक प्रॉपर लैब होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जो उनके सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो हर जगह एक होता है, चाहे आप इंडिया में वो एक्सपेरिमेंट करो चाहे अमेरिका में करो, वो उसका जो फैक्ट है, जो सिद्धांत है, वो सब एक ही होगा। लेकिन क्या पॉलिटिकल साइंस में ऐसा हो सकता है? पॉलिटिकल साइंस में तो कोई लैब ही नहीं है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ जो इसका प्रिंसिपल है वो भी एक नहीं है। देखो, इंडिया में चाहे ले लो चाहे अमेरिका में, हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। अब जो सिद्धांत इंडिया में काम कर रहा है, जो प्रिंसिपल काम कर रहा है, क्या वही प्रिंसिपल अमेरिका में काम कर सकता है? शायद नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं, एक आर्ट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। आज जो गवर्नमेंट है वो कुछ अच्छा काम कर रही, कल को यही गवर्नमेंट कुछ ख़राब काम करने लगेगी। यानी जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारे प्रिंसिपल पॉलिटिकल साइंस में फॉलो किए जा रहे हैं, उसके हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि आज जो हो रहा है वही कल होगा। इसके साथ कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो इफ़ेक्ट सेम नहीं होते हर जगह, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं, आर्ट्स है। लेकिन इसके बाद मॉडर्न थिंकर्स जो हमारे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो भाई, इतिहास अपने आप को दोहराता है, आज जो चीज़ें हो रही हैं कल को वही सेम चीज़ें होंगी, और जो आज चीज़ें हो रही वो भी इतिहास में पहले हो चुकी हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है। उन्होंने कहा ज़रूरी थोड़ी ना है कि साइंस के लिए कोई लैब हो, लैब हमारा पूरा स्टेट है, हम ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से हम देखकर ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। अब सोचो, बिहेवियर तो सबका सेम ही रहता है, इंडिया को जो ह्यूमन है वो उसका बिहेवियर भी वही होगा अगर उसके साथ सेम काम किया जाए, और अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके साथ उनका बिहेवियर भी वही होगा जो उनके साथ सेम काम किया जाए। तो उन्होंने कहा हम ह्यूमन बिहेवियर का ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम अपना प्रिंसिपल निकालेंगे, और जो वो प्रिंसिपल होगा हर जगह सेम ही होगा, सेम तरह से काम करेगा। तो इस तरह से हम कह सकेंगे कि नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस है ये साइंस है। अब आप सोचो कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है, आर्ट है, या फिर दोनों। अब यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस के आगे के चैप्टर्स पढ़े, उसके लिए आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वो है स्टेट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टेट को अलग ही चीज़ें से देखते हैं, जैसे झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, यूपी बिहार, हम इसको स्टेट बोलते हैं, पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसको स्टेट नहीं माना जाता है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को, किसी भी स्टेट को मानने के लिए उसके अंदर 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, झारखंड। मान लो झारखंड लेकर चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो 4 चीज़ें कौन सी है आइए देखते हैं। पहली चीज़ है ज़मीन। तो क्या झारखंड में ज़मीन है? बिल्कुल है। उसके बाद है लोग। तो क्या झारखंड में लोग रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है सरकार। तो क्या झारखंड में सरकार है? बिल्कुल है। उसके बाद कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट तभी माना जाएगा जब उसके अंदर संप्रभुता होगी। अब ये संप्रभुता क्या चीज़ है? संप्रभुता का मतलब यह है कि जो भी स्टेट है अगर वो किसी का गुलाम रहेगा तो हम उसको स्टेट नहीं मानेंगे। स्टेट को हम तभी स्टेट माना जाएगा जब वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा, यानी वो आज़ाद है, उसके अंदर फ्रीडम है, वो अपने नियम कानून खुद बना सकता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, वो किसी का गुलाम नहीं है। अब यहाँ पे देखो झारखंड को, झारखंड अपने गवर्नमेंट तो है उनकी, पर ये यहाँ पे एक बार राष्ट्रपति शासन लगा तो झारखंड के सारे काम एक साथ केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा।
इसके अलावा कभी भी वो उसको टुकड़े करके अलग कर सकता है। झारखंड बिहार पहले एक ही तो थे, बाद में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे जो पावर है वो स्टेट के पास नहीं है, वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास है। तो हम झारखंड को पॉलिटिकल साइंस में एक स्टेट नहीं मानेंगे, बल्कि इंडिया को एक स्टेट मानेंगे। यानी जो सारी पावर है वो इंडिया के पास है। इंडिया किसी भी स्टेट के लिए कानून बना सकती है, कभी भी उसकी पावर छीन सकती है। वो किसी का इंडिया किसी का गुलाम नहीं, इसलिए हम इंडिया को स्टेट मानेंगे। जैसे नेपाल राज्य हो गया, इंडिया राज हो गया, अमेरिका राज हो गया, तो हम स्टेट ऐसे लोगों को कहेंगे जो किसी के गुलाम नहीं हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, इसमें हम दो देशों का तुलना करते हैं। जैसे मान लो इंडिया की तुलना अमेरिका से करना, या इंडिया की तुलना नेपाल से करना। ऐसे दो देशों को जो हमें संविधान है, दो देशों के अंदर क्या पॉलिटिक्स किस हिसाब से कैसे चल रही है, इसकी तुलना हम करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें इसी के बारे में डिस्कस किया जाता है कि कई सारे देश है दुनिया में, तो उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, किस तरह का संबंध उन्होंने बना के रखा है, कौन से देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और साथ में कौन सा देश किस देश में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इसके साथ कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे सार्क है, G20 हो गया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम इंटरनेशनल रिलेशन में करते हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो आपको सभी पता होगा कि विधायिका है हमारी कानून बनाती है, पर उन कानून को लागू कौन करता है। तो जो कानून को लागू करने वाले लोग हैं, मंत्री से लेकर हमारे सिविल सर्वेंट जो होते हैं, जैसे IAS वगैरह हो गया, तो ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जनता से सीधे संबंध रखते हैं, इसीलिए इनको पब्लिक सर्वेंट भी कहा जाता है, इसीलिए इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, जो डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में हम इसमें। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में। तो आपको ये सब पता होगा कि पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हमारी सरकारें चेंज होती है, उसी हिसाब से हमारी इकोनॉमी भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा इकोनॉमी का पॉलिटिक्स पे बहुत प्रभाव पड़ता है, तभी तो सारी देश जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सबकी कंडीशन अलग अलग है। आपस में इन लोग का क्या रिलेशन होता है इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी में। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, पर ये डिस्कशन हमेशा से चलता है और चलता रहेगा कि स्टेट और गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, और जो स्टेट के अंदर जो रिलेशन होता है आपस में वो कैसा होना चाहिए लोगों के साथ। तो ये आप भी इस बारे में सोचिए कि स्टेट और गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।